बाजार का एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल व्यू हम लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत गौरांग आपसे करूंगी फंडामेंटल व्यू के तहत। तो अंडरटोन तो बुलिश है ही है, खरीदारी भी जमकर दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं नए लेवल्स पर बाजार छूता है, फिर नीचे आता है, उसके बाद वापस वहीं पहुंचने की कोशिश करता है। अब सवाल यहां पर यह है कि इन ऊंचे लेवल्स पर टिकाऊ कितना होगा बाजार। ट्रिगर हमारे पास नियर टर्म आउटलुक में तो अब क्योंकि नतीजे हैं, एक बजट है, ग्लोबल संकेत हमें इतने कुछ खास नहीं मिल रहे हैं जिससे हमारे बाजार में किसी भी तरह का एक ट्रिगर चेंज हो जाए या चाल बदल जाए। और एफआईआईज की खरीदारी मेरे ख्याल से यहाँ पर इस पर अगर आप फोकस करके समझाना चाहें कि बाजार की चाल और साथ ही लार्ज कैप ओरिएंटेड एक्शन जो कि फिलहाल दिखाई दे रहा है ज्यादा। गौरांग, धन्यवाद कविता जी आपका, और आपको, प्रशांत को, 89 स्वदेश के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो विदेशी खबरों के बावजूद, खबरें न होने के बावजूद कविता, हमने आज एक नया शिखर छुआ है और अपने आप को स्थापित किया है कि हम सक्षम है यहाँ से और आगे जाने के लिए। लेकिन ज्यादा लंबे इतिहास में नहीं जाऊंगा। 4 जून को 21,900 के स्तर थे जब चुनाव की घोषणा हुई थी नतीजों की, और आज हमने 24,300 के आसपास के स्तर छुए। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो आप पिछले कमूमन 30 दिनों में, यानी कि 1 महीने में, क्योंकि आज 3 जुलाई है, एक बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ का दायरा हमने देखा है। तो संभवता है, और हर एक बार बाजार ने जब एक नया शिखर बनाया है तो इतिहास ये भी रहा है कविता, कि हम थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आते हैं और दायरा बंद कारोबार हो सकता है। तो ये संभवता है, इसमें कोई डर आएगी। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से यहाँ से और भी ऊपर के स्तर देखना बाकी है। और अच्छी बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले कुछ दिनों में एक बिकवाली के तरफ थे, और अब बुद्धिमत्ता उनकी काम आई है और अब खरीदारी हो रही है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ में, हमारे पास बहुत ही सक्षम नकदी को लेकर के परिस्थिति है। जिस प्रकार से स्थानीय संस्थागत निवेशक हर एक गिरावट पर आकर के खरीदारी करते हैं तो नीचे के स्तर काफी सीमित हो जाते हैं। खबरों को लेकर के, हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेरे ख्याल से 9 जुलाई से पर्दे उठेंगे पहले तिमाही के इस नए वित्तीय वर्ष के नतीजों को लेकर के। टीसीएस अगाव करेगा इसका और बाकी अन्य कंपनियां देगी, और फिर बजट के ऊपर ध्यान होगा। तो हो सकता है छोटी मध्यम अवधि में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए यहाँ से और भी ऊपर किस तरह में देखना बाकी है। बढ़िया। और इस बीच कबीर खान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कबीर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर कबीर, आपकी आवाज में थोड़ी बाधा आ रही है, बताएं एक बार फिर से अपना सवाल पूछें। सर मैंने फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ आया था, तभी था 130 शेयर है मेरे पास। ठीक है, @450 है सर। अब फिर काफी नीचे आ गया था, एवरेज करके मेरा 450 हुआ है। ओके ओके। तो फ्लेयर राइटिंग आईपीओ के भाव पे इन्होंने लिया हुआ था, लेकिन अब जो है एवरेज करते हुए 450 की प्राइस पे आए हुए हैं। गौरांग सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा। फ्लेयर राइटिंग, क्या सुझाव होगा आपको कबीर के लिए? प्रशांत जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है या मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है कि हमने कवरेज आईपीओ के समय पर की थी या नहीं, और उसके बाद बुनियादी दर के आधार पर कोई कवरेज भी नहीं है। इसलिए विशेष रूप में यहाँ पर खरीदारी करने की, बने रहने की या बिकवाली करने की तो राय नहीं दे सकता हूँ। लेकिन परिवर्तन अगर ये करना चाहते हैं अपने निवेश में, तो हमारी राय है कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र बहुत ही आकर्षक लग रहा है जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही है। तो टाटा पावर एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि ये निर्णय ले कि इनको परिवर्तन करना है या नहीं करना है। रत्नेश जी से ले लेते हैं। रत्नेश जी, आपकी क्या राय बन रही है फ्लेयर राइटिंग पे? प्लेयर रेटिंग देखेंगे तो आप कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा है लिस्टिंग के बाद से ही। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इनको यहाँ पे उससे निकलने की सलाह जो सर ने दी है, गौरांग सर ने, वो बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसमें अभी बहुत ज्यादा तेजी की कोई इमीडिएट यहाँ पे तेजी की उम्मीद नहीं दिखती है, तो इससे बेटर है कि स्विच कर लें।
स्विच कर लीजिए और उसके सामने कुछ पावर स्टॉक्स आपको सुझाए गए हैं। टाटा पावर बेहतर लग रहा है, आप वहां पर नजर रख सकते हैं। फ्लेयर राइटिंग ना टेक्निकल कोई व्यू है पॉजिटिव साइड पे, और फंडामेंटल व्यू भी हमारे एक्सपर्ट के पास नहीं है, इस स्टॉक को लेकर कवरेज नहीं है, तो आप स्विच कर लीजिए यहाँ से। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पे भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और एक सवाल हमें भेजा है मुकुल जी ने, गाजियाबाद से हैं ये, और इनका सवाल है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर। ABFRL का स्टॉक है इनके पास और इन्होंने ये स्टॉक 49 शेयर्स लिए हुए हैं, 262 की इनकी खरीद है और अच्छे मुनाफे में है। ये 327 पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों का चार्ट पैटर्न हम देखें तो काफ़ी शानदार तेज़ी भी पिछले एक महीने में ये स्टॉक दिखा चुका है। करीब 12% ये स्टॉक चल चुका है और इस पूरे साल अगर बात करेंगे तो 45% की तेज़ी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में देखने को मिल रही है। आज थोड़ा करेक्शन है स्टॉक में, लेकिन यहाँ पर गौरांग जी आपसे समझना चाहेंगे, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, मौजूदा स्तर पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर और तेज़ी के लिए बने रहें स्टॉक में? आपको भी शुभ प्रभात पूजा हमारी तरफ से। और देखिए, आदित्य बिरला चला है, उसके साथ साथ बाजार भी चला और बाकी अन्य कंपनियों ने भी ऊपर के तरफ के दायरे देखे। जिस प्रकार से हम कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी कर रहे थे, एक नया सर्वोच्च स्तर बना है, लेकिन इस कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े लेबल्स हैं जो कि माने जाते हैं अपने मार्केट शेयर को लेकर के, और अधिग्रहण भी इन्होंने काफी कुछ किया था पिछले 2-3 सालों में। अब जो पूरी विस्तार योजना और अधिग्रहण की जो इनकी कारोबार को लेकर रणनीति थी, अब वहां पर विराम आ गया है और कारोबार को आगे बढ़ाने की अब ये बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तर्क के आधार पर अगर इनके पास समय सीमा है और कोई पाबंदी समय की नहीं है, तो हम इनको बने रहने की राय देंगे, क्योंकि हमारी खरीद यहाँ पर बने रहने की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद गुजरात से। सतीश जी बताइए, किस स्टॉक पे है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे 2 क्वेश्चन हैं 2 शेयर्स के बारे में। ठीक है। पहला है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 40 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 7417। क्या बात है। और दूसरा है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1758। तो दूसरा मैं इन्फो एज बताया आपने, या निकल जाना चाहिए? दूसरा आपने इन्फो एज बताया ना? नो, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। अच्छा, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1758। ओके, एक बार और इंसोलेशन का आप प्राइस बता दें। 1758 सर। चलिए, दोनों ही स्टॉक में आपने अच्छे लेवल पे बाइंग की है और इंसोलेशन एनर्जी में तो आपने बहुत ही शानदार स्तरों पे बाइंग की हुई है। अपार इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भी आपने अच्छे स्तर पे एंट्री की हुई है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ। कितना समय और दे सकते हैं इन दोनों स्टॉक को? सर आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। इंसोलेशन अगर हम देखें तो इस वक्त 3028 के भाव पे है। हालांकि गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अपार इंडस्ट्रीज पर जरा पहले राय दीजिए। गौरांग सर, अनम्यूट कर लें अपने आप को। क्षमा चाहता हूँ प्रशांत जी, निजी रूप में कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि दोनों कंपनियों से अपार इंडस्ट्रीज, ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, और जिस प्रकार से पिछले साल 1.5 साल में नतीजों के आधार पर इस कंपनी के शेयर के दामों में हमने वृद्धि देखी है, और जो टिप्पणियां कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने करी हैं, वो काफी सक्षम और मजबूत हमें लग रहा है, और मैनेजमेंट को लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगे हुए हैं, और कारोबार को लेकर के भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। यही टिप्पणी कर सकूंगा, निजी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सतीश जी, फिलहाल आपको कंपनी की प्रोफाइल और बाकी फंडामेंटल के लिहाज से बने रहने की आपको सलाह। बहुत स्पेसिफिक व्यू हम नहीं दे सकते क्योंकि कवरेज नहीं है, और इसके अलावा इंसोलेशन की बात करें तो वो हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो इस पर भी आपको खास राय नहीं दे सकते। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए आपकी क्या होगी?
तो प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑप्शंस के लिए आई हैव LNT। यहाँ पे अगर आप LNT काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, जहाँ पे उसके बाद अगर आप देखें कल की सेशन काफी इंटरेस्टिंग रही, स्टॉक में काफी अच्छा अप मूव दिखा है, एक अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है 89 EMA के आसपास इस काउंटर के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे 3700 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करने की सलाह होगी। 60 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है, स्टॉप लॉस 24 का लगाना है, टारगेट 135 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5400 और प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें 11200 तक के हैं। और शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो LNT 3700 की कॉल जो 60 रुपए के भाव पे आपको मिलेगी वो खरीदने की सलाह। लक्ष्य यहाँ पर 135 का, स्टॉप लॉस 24 का रखना है। अधिकतम मुनाफा 11,200 तक का, अधिकतम नुकसान 5,400 तक का आपको यहाँ पर होता हुआ। लेकिन जो ऑप्शन की दुनिया है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग की दुनिया है, उसमें सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर ये रूपम जी का पहला सवाल आया है व्हाट्सएप पर। DLF है इनके पास 50 शेयर्स 913 पर लिया हुआ है इन्होंने और हल्का नुकसान हो रहा है स्टॉक में। अभी देखिए अगर बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक 831 के पास कारोबार कर रहा है। गौरांग जी, क्या सलाह होगी आपकी? DLF पर हल्के नुकसान में है लेकिन बने रहना चाहिए स्टॉक, कैसा लग रहा है आपको? देखिए पूजा, इनका खरीद थोड़ी ऊपरी स्तर पर है, तकलीफ ये है। और ये स्टॉक पर पहले तो हमारी खरीदारी की राय थी निचले स्तर पर, काफी निचले स्तर पर, और हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ गए। तो लक्ष्यांक आने के पश्चात अनिवार्य होगा हमारे लिए मुनाफा बांधने की राय देना, और उसी लिहाज से हमने यहाँ पर कम करने की या मुनाफा बांधने की राय दी है। तकलीफ यह है कि इनका निवेश ऊपरी स्तर पर हो गया है। अगला सवाल यूट्यूब पर आया है हमें। ममराज आर सैन जी ने सवाल भेजा हुआ है, हैदराबाद से हैं ये, और इनके पास REC PFC पर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है। गौरांग जी, सवाल आपसे किया है इन्होंने। इनके पास REC PFC IPO के समय का पड़ा हुआ है। मैं IPO के लेवल्स चेक भी कर रही थी तो REC तो उस समय का जो इशू प्राइस दिखा रहा है वो 100 रुपये के आसपास है और PFC भी 85 रुपये के आसपास इसका इशू प्राइस था। अगर IPO के समय का अलॉटमेंट है तो वहाँ से तो शानदार मुनाफे में है ये दोनों ही स्टॉक में। ये जानना चाह रहे हैं गौरांग जी आपसे स्पेशली कि क्या यहाँ पर और बाइंग करना दोनों स्टॉक में सही रहेगा या फिर जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलें। 300 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्लियर नहीं मिल पाया कि REC PFC मिला के इन्होंने 300 लिया है या फिर दोनों मिला के 600 स्टॉक से इनके पास, वो क्लियर नहीं है। लेकिन IPO के समय का अलॉटमेंट है, क्या करें स्टॉक में? पूजा, तो बहुत समय पहले हमारी कवरेज थी दोनों ही कंपनियों पर, और फिर लक्ष्यांक आने के बाद फिलहाल कवरेज नहीं रखी। लेकिन 2-3 चीज कहना चाहूंगा। पहले तो ऐसे निवेश ही आपने जो मुहिम चलाई है 89 स्वदेश पर, शेयर बाजार सबका अधिकार, वो बुनियाद बनाते हैं। और एक सबक होता है कि आप शेयर बाजार में अगर लंबी अवधि के लिए सक्षम कंपनियों में निवेश करते हैं और अपना निवेश बना करके रखते हैं तो किस प्रकार से आपकी निवेश की गई पूंजी में वृद्धि होती है। आज कुछ अपग्रेड्स भी आए हैं PFC REC को लेकर के, और ये दोनों कंपनियां जो हैं पूजा, वो ऊर्जा क्षेत्र से इन ताल्लुक रखती हैं। एक तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC जो है वो वित्तीय सहायता करती है नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए। REC भी वैसे ही करती है और थोड़ा बहुत वित्तीकरण में भी है ये। तो और जिस प्रकार से सरकार की नीतियां रही हैं ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, और आने वाले समय में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी होगी, REC PFC IREDA जैसी कंपनियों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये वित्तीय सहायता करते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है नए पावर प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने के लिए। तो बैलेंस शीट, कामकाज, ऑर्डर बुक, डिसबर्समेंट सभी सक्षम और मजबूत है। और सबसे अच्छी बात यह है पूजा कि इनका निवेश जो है वो IPO के समय का है, और मेरे ख्याल से इनका भविष्य काफी उज्जवल है।